हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त होंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जीतता वही है जो कोशिश करता है। चलिए, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12वीं कक्षा का एक पाठ, लेखक परिचय। पाठ का नाम है बातचीत। इस बातचीत जो निबंध है उसके लेखक कौन है, उनके बारे में क्या किए आज हम आप लोग को बताएंगे कि बातचीत का लेखक कौन है, उनका जन्म, उनका क्या क्या उनका हुआ था जीवन में, उनके बारे में हम आज बताएंगे। बहुत ही बढ़िया पाठ है बातचीत। चलिए, इस बात का टाइटल आप देख समझ गए हैं कि बातचीत कितना ही बढ़िया पाठ है, कितना अच्छा पाठ है। देखकर आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि यह पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक पाठ है, 12वीं कक्षा का एक पाठ है, लेखक परिचय। पाठ का नाम है बातचीत। इस बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य के विकास में बालकृष्ण भट्ट का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य के विकास में बालकृष्ण भट्ट का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे? भारतेंदु ये गुण योगी गद्य लेखकों में इनका स्थान भारतेंदु के क्या है, बाद ही आता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में इनका ही स्थान आता है हिंदी गद्य के विकास में। अब कैसे, हम आगे जानेंगे। आज हिंदी साहित्य उनका ऋणी है। निबंधकार के रूप में, पत्रकार के रूप में उनकी सेवाएं सदा स्मरणीय रहेगी। साथ ही उन्हें व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। मतलब कि लेखक एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को साहित्य जगत में उनके अनुरूप बनाया। इन्होंने अपना महत्व उसमें जाहिर किया। निबंधकार के रूप में, पत्रकार के रूप में उन्हें क्या किया, बहुत सारे हम लोगों को सुविधा दी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सादा याद रखेंगे। ठीक, चलिए। जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। पूछे गए आपसे कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, बताएंगे 23 जून 1844 ईस्वी। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव। कभी भी किसी भी लेखक यदि आप जीवनी आशा से पढ़ लेते हैं 2-4-5 उसमें से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पूछेगा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का नाम और जिला इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, क्या बताएंगे? समझ गए हैं, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तथा माता का नाम पार्वती देवी था। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था, तब क्या बताएंगे? पार्वती देवी। ठीक है, चलिए। भट्ट जी की पत्नी का नाम रामा देवी। क्या बताएंगे आप? पत्नी का नाम रामा देवी। पूछा जाएगा आप सब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट के पत्नी का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रामा देवी। चलिए। इनके पिता व्यापारी थे। चलिए। उनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी। चलिए इसको समझते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जी थे वो क्या थे, तो वह व्यापारी थे। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, तो आप बताएंगे व्यापारी। ऑप्शन में रहेगा व्यापारी, निबंधकार, उसके बाद में क्या हो जाएगा इंजीनियर, उसके बाद में नेता। तब क्या बताएंगे? 3 ऑप्शन तो इसमें गलती रहता है, एक ही सही होगा। क्या बताएंगे आप बता देंगे व्यापारी। क्या थे? व्यापारी। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। उनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी, ऐसी महिला जो हमारे समाज के तमाम सुखों और दुखों का अनुभव करती है। समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा करना है, छोटों के साथ कैसा करना है, बच्चा से किस तरह बर्ताव करना है, किस तरह का भेदभाव करना है, किस तरह अपनापन रखना है, किससे क्या करना है, वो समझने वाली बहुत ही अच्छी महिला थी। चलिए। जिनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भट्ट जी को मन में शिक्षा के प्रति उत्पन्न कर दिया था।
क्या हुआ था कि माता कहा जाता है कि विद्यार्थी के प्रथम जो गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। और एक बात और है, कहा जाता है कि दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के 9 महीना पहले से जानती है। ठीक है, इसलिए आपको हम बताते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी को उन्होंने शिक्षा के प्रति प्रेरित किया था कि बेटा ऐसे शिक्षा से होता है, वैसे होता है, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। उन्होंने प्रेरित किया, शिक्षा के प्रति लगा बनाया, उनको प्रेरित किया, उनको हर तरह से मदद किया। कौन? उनकी माता ने। और बाल कृष्ण भट्ट ने आगे बढ़े। चलिए अब जानते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट क्या शिक्षा दीक्षा कहाँ था। शिक्षा ये तो था आपका जीवन कौशल, आपकी शिक्षा मतलब बाल कृष्ण भट्ट जी का शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत के अध्ययन से हुआ था। क्या था? संस्कृत के अध्ययन से ही शुरू हुआ था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट की शिक्षा कि प्रारंभ किस भाषा से हुई थी, किस विषय से हुई थी, तो क्या बताएंगे? संस्कृत बताएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी। चलिए नोट करते जाइए। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस हाई स्कूल की उत्तरी परीक्षा उन्होंने की। कब किया? आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट ने क्या हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो कब की? 1867 ईस्वी। ठीक है, चलिए प्रयाग के मिशन स्कूल से। प्रयाग कहां से? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। चलिए व्यवसाय में प्रयाग के मिशन स्कूल में ही 1869 से 1875 तक अध्यापन का कार्य किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसमें अध्यापन का कार्य किया। कब? 1869 से 1875 तक। उसके बाद सन 1885 में प्रयाग के KCAB स्कूल में संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्होंने क्या किया? इसके बाद में 1885 ईस्वी में प्रयाग के KCAB स्कूल में संस्कृत अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया, पढ़ाने के कार्य किए। 1888 ईस्वी में ही प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बन गए। उसके बाद में क्या हुआ कि प्राध्यापक कब बन गए? 1888 ईस्वी में अपने कार्य के दौरान ही प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बन गए। ठीक है, चलिए। पर स्वभाव की ओरता ने उन्हें वहां नहीं रहने दिया और वहां उनको उन्हें स्थान छोड़ना पड़ा। कारण क्या था कि जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे उनको वो चीज अच्छा नहीं लगी। उनका जीवन था लिखने वाला, उनका जीवन था गद्य की रचना करना। जो जिस क्षेत्र में जाते हैं ना उनको उसी में मन लगता है। क्या किया उन्होंने? थोड़ा दिन रहे, उसके बाद उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, फिर साहित्य सेवा में जुट गए। फिर से जो काम कर रहे थे पहले से, क्या कर रहे थे? जो साहित्य की रचना कर रहे थे, शायद वो साहित्य की रचना नहीं करते तो हम उनको आज तक ले याद नहीं करते। फिर साहित्य की सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के उपरांत घर में टोला का वातावरण फैल गया। ओह, बहुत अफसोस की बात है। क्या हुआ कि जब बाल कृष्ण भट्ट जी के जब पिताजी बेनी प्रसाद जी मर गए तो उनके घर में बहुत सारे दुख कष्ट का कोला हो गया, क्योंकि पिता की तमाम जिम्मेदारी इनको ही उठाना पड़ा। उन्होंने क्षुब्ध होकर गृह त्याग दिया और आर्थिक संकट से जूझते हुए हिंदी की सेवा में लगे रहे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मनुष्य के कितना ऐसे उलझे रहो परेशानियां से कि परेशानियां भी हो जाए इस कदर परसर। ससुर परेशानी के टेंशन का भी खूब टेंशन दे दो। ऐसे उलझे रहो परेशानियां से कि परेशानियां भी हो जाए इस कदर परेशान। चलिए, वातावरण का घर में वातावरण का माहौल फैल गया। उन्होंने क्षुब्ध होकर माने किस तरह भी उन्होंने उस बात को ध्यान में न करके अपने आप को परिपूर्ण बना करके आर्थिक स्थिति से क्या करके निपर करके उससे परे हो करके उसको छोड़ करके उसको त्याग करके उन्होंने क्या किया? जूझते हुए हिंदी की सेवा में लगे रहे। कहा जाता है कि निरंतर कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, फल तो कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित है। आप यदि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके लिए एक से एक बढ़। लेखक बच्चे का दूसरा पेज है साहित्य साधना। भारतेंदु जी के प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसका संचालन 33 वर्षों तक होता था। क्या हुआ? उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका
का उन्होंने प्रारंभ किया, निकाला संचालन, जिसका संचालन 33 वर्षों तक होता है। बताइए कितना अच्छा होगा। साथ ही इसमें वे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों पर लेख लिखते रहे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, सामाजिक पर, साहित्यिक पर, राजनीतिक पर तथा नैतिक विषय पर एक से एक बढ़कर उन्होंने लेख लिखते रहा। कौन? बालकृष्ण भट्ट। 1881 में वेदों की युक्ति पूर्व समीक्षा की, उसके बाद में वेद का अध्ययन किया, उसके बारे में बताया कौन से। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की प्रभावी रचना भी प्रकाश में आई। क्या हुआ कि 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर की प्रभावी रचना भी प्रकाश में आई, मतलब सामने आई। जीवन के अंतिम समय में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुला दिए गए। अब थोड़ा सा जानते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है कि जो श्याम सुंदर दास जी है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने तुलसीदास का डायरेक्टर का काम किया था। तुलसीदास जो भी वर्ष भाषा में रचना किए थे, उनका इन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, कन्वर्ट किया था। चलिए, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को कहाँ बुला लिया, काशी बुला लिया। काहे के लिए? तो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, मतलब जो हिंदी का कोई शब्द था उस शब्द का अर्थ बताने के लिए, ठीक है। पर वहां की सारी बातें उन्हें रास नहीं आई, अतः वहां से चले आए। वहां भी गए थे, इनको वहां अच्छा नहीं लगा, वहां तो माहौल, वहां का बर्ताव व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और बालकृष्ण भट्ट जो क्या हो गए, फिर वहां से वापस चले गए। आपकी रचनाएं की सूची पर्याप्त लंबी है, उनके द्वारा जो रचना लिखा गया उनकी सूची है बहुत लंबी। चलिए जानते हैं, पहले निबंध जानते हैं कि उन्होंने निबंध क्या लिखा। आपके निबंधों की संख्या, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है वो 1000 बताई जाती है। क्या इतना बता जाती है? पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कितना लगभग निबंध लिखे थे, 1000, जिनमें से 100 के ऊपर निबंध उत्कृष्ट कोटि के। 1000 में से 100 ऐसे निबंध लिखे जो एक से एक बढ़। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट में जो उत्कृष्ट कोटि के कितने निबंध है, तो आप बता दें ऑब्जेक्टिव में कितना, 100, ठीक है। उपन्यास लिखे, आपके प्रतिष्ठित उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, बहुत ही बड़ी उपन्यास निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, यहाँ नाटक भी है, प्रहसन भी लिखे, बहुत अच्छे थे। आपको हम बताते हैं कि आप इनके प्रतिष्ठित जो उपन्यास है वह है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, इनके दो उपन्यास है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें गहरी अध्ययन करेंगे, खूब इसमें थोड़ा गहराई से इस पाठ को यदि पढ़ते हैं, इसे वो जानते हैं, तो आपको बहुत सारे आगे के लिए मदद मिलेगा। आप आगे के जो एग्जाम देंगे वो बहुत सारे इसमें से क्या होगा, प्रश्न मिलेगा, मदद होगा। आपसे पूछाएगा रहस्य कथा उपन्यास के रचनाकार कौन है, बता देंगे बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। गुप्त बैरी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। रसातल यात्रा के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। उचित दक्षिणा, हमारे घर, सद्भाव का अभाव। जब यदि आप हिंदी से, यदि आप तो अभी इंटर लेवल का पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आप बीए में जाएंगे, एमए में जाएंगे, हिंदी से यदि आप ऑनर्स करते हैं, एमए करते हैं, तो क्या होगा, आपसे इस तरह टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, 100 अजान 1 सुजान। जब मैंने 3 साल पहले एमए का एग्जाम दिया तो उसमें पूछा गया था कि 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है, बताया बालकृष्ण। चलिए ठीक है, जान गया। इसलिए आगे नाटक, पद्मावती, किरातार्जुनीय, बृहन्नला, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुम की एक नकल, बेनी संहार, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जंडी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक बार, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि जो है इनके द्वारा लिखा हुआ नाटक है। क्या है, नाटक। और चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं गहराई से। पूछा जाएगा कि पद्मावती नाटक के रचनाकार कौन है, चाहे नाटककार कौन है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। ये भी प्रश्न पूछेगा
क्या पूछा था? बालकृष्ण। पद्मावती के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप एमए करते हैं हिंदी से तो उसमें आपसे क्या यह प्रश्न जो होता है 2 नंबर में पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन नहीं होता है, प्रश्न होता है और आपको डायरेक्ट उसका उत्तर ही लिखना पड़ता है। पूछेगा कि पद्मावती के रचना नाटककार कौन है तो आप बता दें बालकृष्ण। ये भी था और एक यह भी आया था शिशुवध। उसके बाद में एक आया था यहाँ पर मेघनाथ वध भी आया था। उसके बाद सीता वनवास भी आया था, उसमें एक रोधी और बैल भी आया था। उसके बाद रेल का विकट खेल भी आया था। कहाँ आया था? तो वहाँ आया था एमए के एग्जाम में पूछा गया था कि इन सभी के रचनाकारों का नाम बताए। सीधे याद दे दिया गया था, बताया गया था इसमें रचनाकार का नाम आप बताइए। चलिए आप समझ गए होंगे। प्रहसन है जैसा काम वैसा परिवार, नई रोशनी का भी समाचार विडम्बन। उनके द्वारा जो प्रहसन दिया गया है वहाँ क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का भी आचार विडम्बन। यह उनके द्वारा क्या होगा? लिखो बच्चे का तीसरा पेज है। थोड़ा अधिक बनाने का मतलब था कि यह जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया जो निबंध है यह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। इसका मदद आगे भी आप यदि आप हिंदी से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा मदद मिलेगी, इसलिए हम इसको जरूर समझें, थोड़ा सा मेहनत किए हैं इस पर। हिंदी साहित्य महत्व, हिंदी साहित्य महत्व। भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उपनायकों में से एक है। जो भी थे हिंदी जगत में उन सबों में से एक है। वे भारतेंदु मंडल के चमकते सितारे थे। भारतेंदु मंडल के जो थे यह बालकृष्ण भट्ट जी चमकते सितारे थे। हिंदी के प्रारंभिक पत्रकार और आलोचक माने जाते थे। हिंदी के जो शुरुआत के जो थे वो आलोचक और पत्रकार माने जाते थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अपनी प्रतिभा आधार पर खूब सेवा की। उन्होंने क्या किया कि हिंदी जगत में साहित्य के प्रतिभा के द्वारा उन्होंने क्या किया? साहित्य के प्रतिभा के आधार पर हम लोग के लोग में क्या किया? खूब सेवा किया। वे हिंदी के प्रथम निबंधकार भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। उनके निबंध आत्मपरक ही नहीं व्यक्ति प्रधान भी है, जिनमें कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उनके निबंध उर्दू प्रधान है। क्या है कि उनके जो निबंध है जो आत्मपरक ही नहीं व्यक्ति प्रधान है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे रहस्यों को बताने वाला है, जिनकी कलात्मक शैली का प्रयोग है, जिसमें कला को बताया गया। इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बोलने के बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। किस तरह किससे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कौन शब्द का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इस पाठ में आप अच्छा से सीख लेंगे। इसलिए हम आपसे क्या करते हैं? विनती करते हैं कि आप इस पाठ को बहुत अच्छा से पढ़ें। उनके साहित्यिक निबंधों में जहाँ भावना की ललित्य विलास है, वही राजनीतिक निबंधों में एक आक्रोश भी है, एक दुख है, तकलीफ है, एक कष्ट है, तो कहीं कहीं क्या है? आक्रोश भी है। सामाजिक निबंधों में भट्ट जी ने समाज में व्यापक बुराई पर प्रभाव किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किया है कि समाज में हो रहे बुराइयों को उन्होंने क्या किया? प्रहार किया, हमारे सामने लाने का प्रयास किया, उस पर आलोचना किया कि समाज के कैसे लोग होते हैं, समाज में क्या क्या होता है और किस तरह होता है और किस तरह होना चाहिए, किस तरह नहीं होना चाहिए। वे समाज को एक आदर्श रूप देना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट चाहते हैं कि समाज जो हो कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, आदर्श रूपी होना चाहिए, जिसमें हम सभी भातृत्व की भावना, भाईचारा की भावना होना चाहिए। भाषा शैली, भट्ट जी एक प्रबुद्ध निबंधकार थे। उनकी भाषा जटिल, व्यवहारिक, परिष्कृत एवं मार्जित थी। क्या थी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे प्रबुद्ध निबंधकार थे। उनकी भाषा जटिल, व्यवहारिक, परिष्कृत एवं परिमार्जित थी। उनकी भाषा भावना अनुसार थी, सरल होते हुए भी गंभीर भावों को अभिव्यंजना में पूर्ण समझ थी। क्या था कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया था शब्द वो सरल था, मतलब आसान था, लेकिन आसान होते हुए भी बहुत सारे बातों को बतला देता था। उसका मतलब समझे तो बहुत ही अच्छा मतलब हो सकता। शैली बहुत प्रभावी थी, किसी के ऊपर प्रभाव डालने वाली भाषा शैली कितना अच्छा होना चाहिए। कोई आदमी जो बोलता है ना बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसा बोलता है तो लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से हमको चले जाना चाहिए। वर्णात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक ऐसे इन्होंने लिखा जिसमें क्या था? वर्णन करने योग, भाव जगाने योग, व्यंग्यात्मक, आदमी को व्यंग करने में, आदमी को सोचने पर मजबूर कर दो कि क्या कह दिया। और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करके भट्ट जी अपनी भाषा शैली को एक नया रूप
दिया। उन्होंने क्या किया, एक से एक शब्दों का, एक से एक बातों का, एक से एक महत्वों का प्रयोग करके इस निबंध को उन्होंने क्या किया है, एक नया रूप दिया है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।